नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स सुना रहे हैं मन की बात, मोदी जी ईपीएस पेंशनर्स कैसे जीतिएगा। जी हां दोस्तों, मोदी जी के लिए जिन पेंशनर्स की दवाई का खर्च 5,000 रुपये है, वे 1 या फिर 2,000 में पेंशन कैसे ले पाएंगे, कैसे जी पाएंगे, इसको लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों, कर्मी रजिस्ट्रेशन पेंशन और टेंशन, इसको लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स ने ईपीओ पर निकासी बढ़ाल, कर्मचारी के रजिस्ट्रेशन और पेंशन की यहां पर हो गई है टेंशन। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए 2024 के अंतरिम बजट से बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों पुरानी पेंशन की मांग के बीच एनपीएस को आकर्षक बनाने की और बड़ी उम्मीद बढ़ गई है। और इसको लेकर हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट खबर, जो कि हम इस वीडियो के बीच में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोदी जी से पेंशन धारकों ने एक बहुत ही बड़ी गुहार लगाई है कि मोदी जी जिन पेंशनर्स की दवाई का खर्च 5,000 रुपए है, वे 1 या 2,000 की पेंशन में कैसे जिएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स ने लिखा कि इस मोड़ पर ईपीएफओ या सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है और सिर्फ झूठा आश्वासन ही क्यों दे रही है। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की जिंदगी कैसे गुजरती है, उनकी एक झलक यहाँ पर पेश की गई है। सोशल मीडिया के मंच पर खुलकर अपनी बात दोस्तों पेंशन धारकों ने रखी है। भावुक अंदाज में लिखा कि बहुत सोचने के बाद आपको लिखा जा रहा हूं कि मैं अपना विचार गलत है या सही है, लेकिन इन 2 वर्षों तक काफी आलोचना करने के बाद ही मैं अपना विचार यहां पर जो है व्यक्त करने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि जेब में पैसा नहीं, जिंदगी का काम नहीं, कहीं इज्जत नहीं, पेंशन फंड में सेवा देने और योगदान देने के बाद भी निजी क्षेत्र के सेवारत कर्मचारियों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। डर और तनाव में रहते हैं, अतः स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो रही है। अधिकांश वरिष्ठ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का भारी दिल और पीड़ा के साथ निधन हो गया है और कई लोग तो कतार में हैं। इस मोड़ पर ईपीएफओ या सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है और सिर्फ झूठा आश्वासन ही दे रही है। क्या ये पेंशन धारकों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? मांगे मानकर कितनी बड़ी रकम खर्च होगी, आखिर करोड़ों की रकम वापस पकड़ कर भी दे रहे हैं। दोस्तों, पक्की उम्र में पेंशन भोगी कहां जाएंगी, भूख और स्वास्थ्य के मुद्दों में मरेंगी? क्या ये अधिकारी चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही क्यों हो? अभी भी समय है, देरी नहीं हुई है, कृपया तुरंत कार्य करें और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों को लागू करें। ऐसा दोस्तों लगातार ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है मांग कर रहे हैं और इस बीच बड़ा पत्र पीएम मोदी को लिख चुके हैं। इनके अलावा दोस्तों विलास रामचरण गोडवाले ने लिखा कि ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति जिंदाबाद। यहाँ पर जो है जनवरी के अंदर पूरे देश में सभी राज्यों के सभी शहर में सरकार के खिलाफ ईपीएफओ ऑफिस के सामने 75 लाख पेंशनर्स का बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। हम सब पेंशनर्स अब जिएंगे, जीतेंगे या फिर मरेंगे, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। ऐसा दोस्तों वह आप सभी अपने माध्यम से सोशल मीडिया पर बता रही हैं। और साथ ही में कहा कि 30 साल की नौकरी करने के बाद पेंशन 2,000 रुपये है। यह सबका साथ सबका विकास क्या है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई के दौर में इंसानों के लिए काफी है क्या, जिनकी दवाई का खर्च भी 5,000 है, वो दोस्तों कैसे जी पाएंगे? ऐसे सवाल जो है पीएम मोदी को पत्र के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों ने अवगत करवाए हैं। वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएफओ पर निकाली भड़ास, कर्मी की रजिस्ट्रेशन और पेंशन की टेंशन को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर पेंशनर्स लिखते हैं कि ईपीएफओ भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के है जैसे अमेरिका में है, लेकिन इसमें बड़ा अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून और कम भ्रष्टाचार के कारण सामाजिक सुरक्षा प्रशासन बहुत ही प्रभावी है। अपेक्षित और वैध को छोड़कर सभी कर्मचारी पंजीकृत होते जा रहे हैं, केवल 10 वर्ष के योगदान देते हैं और आजीवन पेंशन के लिए योग्य बन जाते हैं। लेकिन भारत में भारी भ्रष्टाचार के कारण ईपीएफओ व्यवसाय के मालिकों के साथ दस्ताने पहन रहा है। दोस्तों, व्यावसायिक मालिकों ने ईपीएफओ के उनके योगदान को समाप्त करने के लिए श्रमिकों के पंजीकरण से बचें। पेंशनर्स ने गंभीर आरोप लगाया है कि ईपीएफओ कुछ अधिकारी रिश्वत लेते हैं और श्रमिकों को अनदेखा कर देते हैं। भारत में श्रमिकों की सकारात्मक स्थिति का परिणाम यह है कि वे रिकॉर्ड पर नहीं है। 58 साल की उम्र के बाद काम करने के बाद श्रमिकों का कोई भी ईपीएस, ईपीएफ या फिर दोस्तों पेंशन नहीं मिलती है। भारत की श्रमिकों की सकारात्मक स्थिति का परिणाम यह है कि वे रिकॉर्ड पर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा कि अज्ञानता के कारण वे अज्ञात रूप से अनुभव का हिस्सा बन चलते जा रहे हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1952 की तारीख तक ईपीएफओ के अधिनियम पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था और भारत में दुकानें और कारखानों में श्रमिकों का कोई भी पंजीकरण नहीं किया गया था। ये एक खुला में रहस्य है, जिनको लेकर लगातार पेंशन धारक जो है अपनी पीड़ा और व्यथा जो है यहाँ पर बता रहे हैं। वही इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए बजट 2024 को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन की मांग के बीच
एनपीएस को आकर्षक बनाने की उम्मीद जो दोस्तों है वो 2024 की बजट से देखने को मिल रही है। तो आखिरकार बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है ओपीएस पर, इसके बारे में विस्तार से जान रही है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आम चुनाव से पहले पेश होने वाली अंतरिम बजट से पहले सरकार लोक लुभावन घोषणाओं से बचेगी और राज्य कोष में मजबूती पर ध्यान देना जरूरी रखेगी। अर्थशास्त्रियों ने राय जताई है कि हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के बीच एनपीएस नई पेंशन प्रणाली को आकर्षक बनाने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट मिलने की भी इसमें उम्मीद है। साथ ही चुनावी वर्ष में मानक कटौती की राशि बढ़ाकर नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत भी दी जाने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को यहां पर 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेगी। ये उनका छठा बजट होगा। जाने माने अर्थशास्त्री और वर्तमान में बेंगलुरु स्थित डीवीआर डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि सरकार के पिछले रुख को देखते हुए आगामी अंतरिम बजट में लोक लुभावन होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसी उम्मीद है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को राजनीतिक मुद्दा जो है वो बनते देखते हुए सरकार पेंशन व्यवस्था यानी कि एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए संभवतः यहाँ पर बजट में कुछ घोषणा कर सकती है। तो कुछ राज्यों में जो ओपीएस लागू हुई है उसी की बात लगातार आप सभी के लिए खबर आई है कि यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बजट के अंदर बड़े प्रावधान जो है कर सकती है। बजट के अंदर बड़े फेरबदल जो है वो यहाँ पर आप सभी के लिए किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आप लोग यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7 मांगे आई सामने। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएफओ से की 7 बड़ी मांगे। तो आखिरकार 7 बड़ी मांगे कौन कौन सी है, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में लड़ाई लगातार लड़ रही है। हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके यहाँ पर जो है 1 लाख से भी अधिक कर्मचारी सम्मिलित हुए थे। 8 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक यहाँ पर जो है श्रृंखलाबद्ध अनशन भी चला था और केंद्रीय रोजगार छात्र मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद ये जो अनशन था अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था, जिसमें यहाँ पर ठोस निर्णय लेने के लिए यहाँ पर कहा गया था। दोस्तों, अध्यक्ष डीके बनर्जी का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त रायपुर के माध्यम से केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय को मांग पत्र भेजा गया है। बड़े आंदोलन कार्रवाई पूर्व ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति राष्ट्रव्यापी धरना करने का भी निर्णय कर चुकी है, ताकि सरकार इसे गंभीरता से ले और मांगों पर ठोस पहल करे ताकि पेंशन धारकों को जो है वो राहत मिल सके। तो आखिरकार 7 मांगे कौन सी है, चलिए आपको बताते हैं। पहली मांग है न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करना। वहीं दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे सुचारू रूप से लागू करना। तीसरी मांग है लंबित पड़े हुए उच्च पेंशन के आवेदनों का शीघ्र से निपटारण करना। चौथी है अंतर की राशि को ब्याज सहित जमा करवा रहे हैं तो एरियर्स की राशि भी ब्याज दिया जाना चाहिए। पांचवी मांग है दोस्तों डिमांड लेटर में संभावित उच्च पेंशन की राशि का वितरण दिया जाना चाहिए। छठी मांग है दोस्तों विधवा पेंशन को 100% करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और सातवीं मांग है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जाए। तो दोस्तों ये 7 सूत्रीय मांगे जो है आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। अब पेंशन धारक जो पहले 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, अब उनकी मांगे 7 सूत्रीय हो गई है और इन्हीं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दोस्तों यहाँ पर बजट से पहले और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले बड़े प्रदर्शन जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक देश के अलग अलग कोनों के साथ साथ दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का जो यहाँ पर जो है अंतिम रूप से जो रूपरेखा है, साथ ही जो कार्यक्रम है वो बना चुके हैं और जल्द से ये प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होगी कि आपकी मांगे मंजूर होती है या फिर नहीं होती है, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।